नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने क्लासरूम में। आज जिस बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वह है झारखंड की बजट, यानी कि बजट 2020 21-22। तो 21-22 की बजट के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आपने इमेज यहाँ पे देख लिया होगा, ये झारखंड सरकार की लोगो है, यह आपके मुख्यमंत्री जी की और ये आपके वित्त मंत्री जी की। तो जो बजट पेश होता है इसमें मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। और आज हम लोग जिस बजट के बारे में बात करेंगे उससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं आपकी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में और स्टेट से रिलेटेड सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं। यहाँ पे आपको डाटाज मिल जाते हैं, यहाँ पे नई योजनाएं मिल जाती है और करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों के जवाब भी यहाँ से मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो हमारा बजट जो कि एग्जाम से जस्ट पहले आया है, इसे पूरा डिटेल से और पूरे बढ़िया तरीके से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि बजट जो है इसमें कुल जो पॉइंट बनाए गए हैं वह 213 पॉइंट हैं। तो एक बार में 213 पॉइंट का अगर मैं चर्चा कर दूंगा तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट यह झारखंड सरकार का 22वां बजट था। 22वां बजट अगर गिनती के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह 22वां बजट है और यह पूछा भी जा सकता है। और रामेश्वर उरांव द्वारा उन्होंने 2 बार बजट की पेशकश की है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बजट की जो समेकित राशि है वह राशि के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो 91,277 करोड़ 91,277 करोड़ की बजट है जो रामेश्वर उरांव द्वारा पेश की गई। और इसमें राजस्व व्यय जो है वह है आपका 75.01 75.01 करोड़, यह राजस्व व्यय के अंतर्गत आ जाएगा। और पूंजीगत व्यय जो है, यानी कि पूंजीगत व्यय जो होगी वह कितनी होगी? पूंजीगत व्यय दोस्तों 15,521.99 करोड़ की पूंजीगत व्यय का लक्ष्य जो 21-22 की बजट है इसमें है। तो चलते हैं बजट भाषण में क्या क्या उन्होंने कहा इस बारे में बात करते हैं और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वह मायने रखता है। तो बजट का भाषण झारखंड सरकार ने इस बार 3 मार्च 2021 को सदन में रखा जो कि विधानसभा में, और 3 मार्च वित्त मंत्री का बजटीय अभिभाषण हुआ। इसमें कहा गया कि झारखंड वीरों की कर्मभूमि रही है। बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, तेलंगा खड़िया, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, ठाकुर विश्वनाथ शाही, तिलका मांझी, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी जैसे हमारे वीर पूर्वज रहे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जो कि रूल है हमारे देश का, उसी अनुसार जो सारी बातें हुई। इसके पश्चात हम जाते हैं कि बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कहा गया है, उन्होंने कोरोना संकट के बाद माना की डगर कठिन है, पग पग पर बाधाएं आगे बढ़ने से रोक रही है, महामारी सरीखी ज्वालाएं हैं, पर रोक न सकेंगे ये कदम हमारा, हम उन्नति के अभिलाषी हैं। तो आप भी उन्नति के अभिलाषी बने और जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। तो यहाँ पर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस हो जाता है इस बारे में आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जान लें कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कराने के लिए, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कराने हेतु योजनाएं ला रही है सरकार।
और रूरल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए, यानी कि ग्रामीण लोगों के बीच में जो दूरी है, यानी कि कम ज़्यादा का जो आपका व्यय का, या ऐसे बोले कि जो कम ज़्यादा आपका आर्थिक विषमताएं हैं उसे कम करने के लिए अब मनरेगा जो है वह राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि कर रही है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट है, मनरेगा में मजदूरों की जो पहले 194 रुपया थी उसे बढ़ाकर 225 रुपया प्रतिदिन की हाजिरी मिलेगी। इसके अलावे जो आपने देखा बिरसा मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य होगी वह किस किस क्षेत्र में और किन किन योजनाओं के अंतर्गत कार्य होगी, तो इसके अंतर्गत आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना तथा मुख्य रूप से दीदी बाड़ी योजना को प्रारंभ किया गया। ये सभी योजनाएं दोस्तों एकदम नई है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। पूरे वीडियो में बने रहें क्योंकि एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है आपको, और आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही। यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पर जो आपको मिलने जा रहा है वह बहुत ही कुछ है। तो इन योजनाओं में ग्रामीण विकास विभाग, इन योजनाओं में जो है जिन जिन विभागों को टारगेट किया गया है वह विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि एवं पशुपालन और सहकारिता विभाग। इसके लिए कुल समेकित 18,653 करोड़ 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो ऐसी विषम परिस्थिति के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 से लगभग 11% ज़्यादा है। यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 11 कितना प्रतिशत ज़्यादा रहा है, तो 11% इसमें ज़्यादा रहा है दोस्तों। और इसमें जो बात कही गई है उसमें हमारा सतत एवं समावेशी विकास के लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है और बजट को लोक केंद्रित और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख के यह बनाई गई है। इसके लिए भोजन को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता तथा आवास जैसी मूलभूत जो समस्याएं रहती है उन समस्याओं पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन एवं शहरी सुविधाओं में उन्नयन हेतु इस बजट में प्रभावी कदम प्रस्तावित किए गए हैं। तो दोस्तों ये सारे बजट के भाषण हैं। इसके लिए उन्होंने जो किया है SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मदद लेने की बात कही गई है और कौशल विकास की योजनाओं को संचालित करने का भी नया मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आती है दोस्तों वह है आपका बजट में क्या क्या है, संप्रति कहाँ से है और कितने हैं, तो उन बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि DVC का जो बकाया था वह कट गया और जो आपका क्रेडिट रेटिंग थी वह कम हो गई थी, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और उन सभी के अलावे जो बात हुई है 2020-21 में जो परिणामी बजट था उसके अनुसार और 11 विभागों की संप्रति 11 विभागों की 21 मांगों के अनुसार यह बजट प्रस्तुत किया गया। यह भी इम्पोर्टेंट है कि कितने विभागों की कितनी मांगों, तो 11 विभागों की 21 मांगों के अनुसार यह बजट प्रस्तावित है और इस बजट में रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का विकास का लक्ष्य रखा गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, क्योंकि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ना है। और आगे देखते हैं 2021-22 में सदन के समय सकल जो बजट है, जैसे कि मैंने पहले लिखा, उसमें 91,277 करोड़ का बजट है। इसमें राजस्व बजट व्यय के लिए है आपका 75,755.01 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए है 15,521.99 करोड़ रुपये, 15,521 करोड़ 99 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उस प्रावधानों के अनुसार देखिए क्षेत्रक जो होते हैं वह 3 होते हैं और इसे 3 भागों में बांटते हैं प्रक्षेत्र को। तो पहला हो जाता है सामान्य प्रक्षेत्र, दूसरा हो जाता है आपका सामाजिक प्रक्षेत्र और तीसरा जो प्रक्षेत्र होता है वह आर्थिक प्रक्षेत्र होता है, आर्थिक प्रक्षेत्र। तो इन तीनों प्रक्षेत्रों के अनुसार क्या क्या
जो व्यय है उस अनुसार बात की गई है। तो सामान्य प्रक्षेत्र के तहत आपको 26,734 करोड़ 5 लाख रुपये है, 26,734.05 करोड़ रुपये है। वही सामाजिक प्रक्षेत्र के अधीन जो है 33,625 करोड़ 72 लाख रुपये है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917 करोड़ 23 लाख रुपये का उपबंध इसमें बजट में किया गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं जो जाऊँगा वह है आपका मुख्य रूप से जो योजनाएं हैं उसके संबंध में। विकास दर को भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो उन्होंने बजट भाषण में यह कहा कि 2019-20 में झारखंड का विकास दर 2019-20 तुलनात्मक विकास दर पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए 2019-20 के साथ तुलना करेंगे, 2020-21 के साथ तुलना करेंगे, तब 21-22 का विकास दर हम निर्धारित करेंगे। तो 2019-20 के अधीन जो झारखंड का विकास दर था वह 6.7% था। इस वर्ष कोरोना के कारण जो है यह विकास दर भी में गिरावट भी आई थी। और 2020-21 में जो जीडीपी है उसमें 7.5% की गिरावट की तुलना में झारखंड में जो जीडीपी यानी कि देश की जो जीडीपी थी उसमें 7.5% की गिरावट था। इसके बावजूद भी झारखंड में जो गिरावट था इसका अनुमान जो लगाया गया वह 6.9% था। इसके बाद भी झारखंड सतत प्रयासों से विकास दर पुनः पटरी पर आ चुकी है। दूरदर्शी और नीतिगत फैसलों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि झारखंड जो 2020-21 में जो अनुमान रखा गया है वह 9.5% विकास दर का अनुमान रखा गया है, परंतु प्रचलित मूल्य पर यह विकास दर का जो अनुमान किया गया है वह है 13.6%। दोनों ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों और दोनों ही बहुत ही जरूरी है। इसके पश्चात लिखा गया है कि 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो है 10,210.87 करोड़ रुपये यानी कि 10,210 करोड़ और 87 लाख रुपये होने का अनुमान है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमान से एसजीडीपी, यहाँ पर एसजीडीपी की बात की गई है और एसजीडीपी का 2.83%। तो एसजीडीपी क्या होता है? एसजीडीपी मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अधीन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 2.83% का अनुमानित किया गया था और इसी बारे में बजट में बात की गई है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्रक है जो कृषि क्षेत्रक, इस बारे में हम बात करेंगे और जो नई नई योजनाएं इसमें शुरू की गई है इस बारे में और कहाँ क्या प्रारंभ की गई है इस बारे में बातें होंगी। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो थे डाटा जी को मुख्य प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में लिखते हैं, परंतु यहाँ पर योजनाएं हैं जिन योजनाओं को जानना आपको जरूरी है। तो इसमें कहा गया हमारे राज्य में 75% आबादी कृषि से संबंधित प्रक्षेत्र पर निर्भर करती है, यानी कि झारखंड की 75% आबादी अभी भी कृषि पर आधारित है। और इसके लिए जो सरकार ने कदम उठाई है वह है झारखंड ऋण माफी योजना। और यह पूछा जाता है कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ और कहां से किया गया। तो इस योजना का शुभारंभ दोस्तों 1 फरवरी 2021 को जामताड़ा से किया गया था। 1 फरवरी 2021 को जामताड़ा जिले से किया गया था। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत 2021-22 में 1200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है दोस्तों, 1200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। इस कारण से जो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह कब शुरू हुई और कहां से शुरू हुई। तो यह शुरू हुई 1 फरवरी 2021 को जामताड़ा से। नेक्स्ट है दोस्तों बिरसा ग्राम योजना। यह योजना नहीं है, इसके तहत आपको जो योजनाओं से संबंधित प्रश्न वह कवर होते हैं। तो इसके तहत प्रत्येक जिले में ग्राम का चयन करते हुए बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्या? तो किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी और
उनका काम रहेगा कि कृषक समूहों को प्रशिक्षित करना और कृषि के विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराना, जिससे क्या होगा, कृषकों की आय में बढ़ोतरी होगी। और आगामी वित्तीय वर्ष में जो यह 21-22 में इसके लिए जो बजट उपबंध किए गए वो 61 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध है दोस्तों। इसके बाद किसान समृद्धि योजना, तो किसान समृद्धि योजना जो है इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित यानी कि सौर ऊर्जा से आधारित डीप बोरिंग की जाएगी, जिससे कि सिंचाई कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए भी बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो 45.83 करोड़ रुपया की यानी कि 45 करोड़ 83 लाख रुपए की इसमें योजना में लगाया जाएगा। शहरी क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों का मतलब क्या होता है, फल एवं सब्जियां। कहा गया शहरी क्षेत्रों में जो उद्यानिकी फसलों की खेती है, उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के घरों के आसपास शहरी क्षेत्रों में जो खाली भूमि पड़ी हुई है तो उसमें गृह वाटिका शब्द को ध्यान है, गृह वाटिका को विकसित करते हुए शहर के निवासी के लिए अत्यंत कम लागत पर ताजी एवं स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों एवं फलों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इसके तहत जो बजट है 2021-22 में उसमें 5000 पौष्टिक गृह वाटिका और 2 करोड़ रुपये की इसमें जो है आपका प्रावधान किए गए हैं इसके विकसित करने के लिए। और इस योजना का कार्यान्वयन के फलस्वरूप क्या होगा, शहरी परिवारों को भोजन में पौष्टिकता की वृद्धि होगी और प्रदूषण मुक्त तथा स्वच्छ वातावरण का विकास होगा। झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन जो है सोसाइटी यानी कि झारखंड स्टेट हॉर्टिकल्चर जो है प्रमोशन सोसाइटी, इसके पहले एक चीज और जान लें। झारखंड राज्य हॉर्टिकल्चर मिशन जो हॉर्टिकल्चर मिशन था, यह कब आया था? झारखंड राज्य हॉर्टिकल्चर मिशन यह आया था 2014 में 2014-15 में आया था। और इसे जो है 15-16 में 2015-16 से अभी काम कर ही रहा है यह। और इसी के जगह में जो है अब आ गया है झारखंड राज्य स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी। इसका उद्देश्य क्या है, गठन का उद्देश्य क्या है, इसका गठन किया जाएगा तो इसका उद्देश्य क्या है, ऐसी संस्थागत व्यवस्था का विकास करना जो क्षेत्र स्तर पर उद्यान निदेशालय और राज्य बागवानी मिशन के तहत जो योजनाएं संचालित होती है उनका बेहतर कार्यान्वयन हो सके, मूल्यांकन हो सके और तकनीकी दृष्टिकोण से जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। सक्षम मानव बल की प्राप्ति की जा सकेगी। इसमें योजनाओं को बेहतर अनुश्रवण के लिए बजटीय आवंटन में भी समुचित उपयोग हो सकेगा इससे। और यह जो प्रमोशन बोर्ड है यह किसको देखेगी, सोसाइटी का गठन करेगी और कृषकों, कृषि उद्यमियों एवं व्यापारियों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करने और इसके लिए जो 10 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है इस बजट में किया गया है। इसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कृषकों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो व्यापारियों के लिए है, परंतु अब कृषकों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि जो व्यापारियों के लिए जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता था और कृषकों के लिए जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, दोनों के बीच में समन्वय को स्थापित करना। और दोनों के बीच में बेहतर समन्वय होने से क्या होगा कि मार्केटिंग में बढ़ावा मिलेगा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गठन के फलस्वरूप कृषक अपना समूह में विकसित कर सकेंगे और जो लघु कृषि उद्योगों का विकास हो सकेगा इससे। तो कृषकों का इससे क्या होगा, उचित मूल्य मिलेगा और कई छोटे खाद्य प्रसंस्करण जो है फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना हो सकेगी। इस हेतु जो वित्तीय वर्ष है 2021-22 में 7 करोड़ का बजटीय प्रावधान इसमें रखा गया है। इसके पश्चात जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन की आधारभूत संरचना का विकास, यह भी नई योजना है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्यानिकी फसलें, जैसे कि हमने आपको बताया उद्यानिकी फसलें क्या होती है, फल तथा सब्जियां जो जल्दी सड़ जाती है, तो इनकी जो है जो सेल्फ लाइफ जो होता है, इनके रखने की जो क्षमता होती है, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य में कुल 24 शीतगृह और लघु शीतगृह का स्थापना कराया जाएगा। यानी कि बड़ा कोल्ड स्टोरेज और छोटा कोल्ड स्टोरेज का
जो है स्थापना किया जाएगा। इसके लिए 31 करोड़ रुपए की लागत का प्रावधान किया गया है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, उद्यानिकी फसलें जो नाशवान प्रवृत्ति के होते हैं कि बर्बादी रुकेगी और आधारभूत संरचना होने के कारण क्या होगा, पैक हाउस जो निर्माण होगा उससे विपणन की भी सहायता मिलेगी और इस प्रकार से कृषकों की आय में वृद्धि होगी। सराहनीय कदम है झारखंड सरकार का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारे देश में चल रहा है, कहना है इनका कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का असंतोषजनक प्रदर्शन रहा है जो झारखंड में, उसके जगह में झारखंड राज्य फसल राहत योजना संचालित की जाएगी 2020-21 में। यानी कि जो फसल बीमा योजना वो तो चलेगी ही सेंट्रल लेवल पर, इसके अलावे झारखंड राज्य में जो है एक फसल राहत योजना चलाई जाएगी जो कि नए बजट में इसका प्रावधान है। इसके अंतर्गत क्या होगा, प्रतिकूल मौसम के कारण जो फसलों का उत्पादन में ह्रास होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य में फसल राहत योजना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात जो आता है दोस्तों वह है पशुपालन। पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी चर्चा मैं यहीं पर करूंगा क्योंकि आज मैं कृषि से संबंधित सारी बातें करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है वह जाने कि चतरा जिला के अंतर्गत बृहद भेड़ प्रजनन, कछुआ प्रजनन केंद्र जैसे है वैसे ही गौट स्टेट विकास करने की योजना का संचालन किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध और मांस का उत्पादन करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दुग्ध और मांस का उत्पादन करना। इस योजना के संचालन से सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। इसके अलावे क्या है, जो 29 नंबर का पॉइंट है उसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्गत पूर्व में संचालित जो दो जगहों का नाम दिया है यह है गोरिया कर्मा और खूंटी में चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित कर, मुर्गी का जो बच्चा होता है चूजा उसका प्रजनन केंद्र स्थापित करने का बात की गई है। यानी कि हैचरी जो होता है उसका, इससे क्या होगा, मुर्गी पालकों को कम दर पर स्थानीय स्तर पर चूजा मिल जाएंगे। कम दर पर क्योंकि बाहर से मंगाना पड़ता है, जैसे कि आपका दूसरे स्टेट से, तो उसमें चार्जेज लगते हैं और मर भी जाता है बहुत सारे चूजा। तो उसके जगह में हमारा जो गोरिया कर्मा और खूंटी जो जिला है उसी पर यह बनाया जाएगा। इसके साथ क्या होगा, जो स्थानीय नस्ल के मुर्गी का उत्पादन है उसको बढ़ाया जाएगा और इससे राज्य को राजस्व भी मिलेगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है गौ मुक्ति धाम का। जो गौ मुक्ति धाम की स्थापना यह एकदम नई योजना है और यह पूछे जाने वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रमंडल में एक एक गौ मुक्ति धाम स्थापित किया। प्रत्येक प्रमंडल में दोस्तों, जिलों में नहीं, प्रत्येक प्रमंडल में एक एक गौ मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। इसके तहत क्या होगा कि मृत्यु प्राप्त जो गौ है उसके शरीर को पवित्र तरीके से निष्पादन कराया जा सके। यानी कि उस एक तरह से कहें तो शवदाह गृह जो होता है, वह शवदाह गृह जो होता है उस प्रकार से एक गृह का निर्माण कराया जाएगा जो कि पशुओं का जो गौ जो है वो मारे जाते हैं तो उनके लिए यह व्यवस्था की जाएगी। तो शवदाह गृह है एक इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जोड़ा बैल वितरण योजना, जोड़ा बैल वितरण योजना का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इस बार आपका, क्योंकि इसमें गोपालकों द्वारा, जो गौ पालक मतलब कहने का मतलब है जो गौ का पालन करते हैं, उसमें देखते हैं नर बाछा जब होता है, यानी कि नर पशु जब होता है तो वे लोग उसे नहीं पालते हैं। तो ऐसी स्थिति में नर बाछाओं को जो है राज्य सरकार जो है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इसको जो गोपालकों से उठाएंगे और उसे उचित देखभाल करने के बाद जब वह काम करने के लायक हो जाएंगे या खेती कार्य करने का योग्य हो जाएंगे तो उन्हें सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इसे बांटा जाएगा। और इससे क्या होगा, जो किसान है उसे सहयोग मिल सकेगा, यानी कि हल के लिए उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। गव्य विकास, गव्य विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में यहाँ पर दुग्ध का जो उत्पादन था वह 68 लाख लीटर प्रतिदिन था, जो 2020-21 में 73.50 लाख लीटर प्रति दिन हो गया। और अब झारखंड मिल्क फेडरेशन जो मेगा है उसके अनुसार अभी जो 16 जिलों में
राज्य के 16 जिलों में अब तक 669 मिल्क पूलिंग पॉइंट के संबंध में कुल 2,372 गांव और 19,630 दुग्ध उत्पादकों को जोड़ा गया है और औसतन 1,02,000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित करते हुए प्रत्येक माह लगभग 10 करोड़ की राशि दुग्ध उत्पादकों के निजी बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, परंतु इसे बढ़ाकर 2021-22 में 80 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। यानी दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य जो है 80 लाख लीटर रखा गया है। और दुधारू मवेशी पालकों के लिए एक जो योजना है वह किसान क्रेडिट कार्ड जैसे होता था वो कृषकों के लिए मिलता था, अब जो है किसान क्रेडिट कार्ड दुग्ध और मवेशी पालकों को भी मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 30,000 डेयरी कृषकों को लाभान्वित कराने की कार्रवाई की जा रही है और अब तक 4,749 डेयरी कृषकों को 22.94 करोड़ रुपया यानी कि 22 करोड़ 94 लाख रुपये की साख अधिसीमा की स्वीकृति भी विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी जारी रखा जाएगा, यानी कि यह योजना बंद नहीं होगा, जारी रहेगा। नेक्स्ट टर्म है ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की प्रगतिशील डेयरी कृषकों के लिए अतिरिक्त आमदनी के सृजन तथा स्वरोजगार के उद्देश्य से अनुदानित दर पर 2 दुधारू गाय वितरण जो है, इसमें भी 2 दुधारू गाय मिलेंगे। और कामधेनु डेयरी फार्मिंग प्रगतिशील डेयरी कृषकों की सहायता हस्त एवं विद्युत चालित चेफ कटर यानी कि जो उनका भोजन का कटिंग होता है वह वितरण तथा तकनीकी इनपुट सामग्रियों के वितरण की योजना भी प्रस्तावित है। दोस्तों, यह सारे प्रस्ताव आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन संग्रहण विधायन एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचनाओं का जो है सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु 2 जगहों में जमशेदपुर और गिरिडीह में नए डेयरी प्लांट एवं रांची में मिल्क प्रोडक्ट कहने का मतलब वहाँ पनीर भी बनेंगे और मिल्क पाउडर भी बनेंगे या दूध से संबंधित जो है वह सारी चीज़ें बनेंगी। इसकी प्लांट की स्थापना की जानी है, इम्पोर्टेंट है। संस्थागत दूध संवर्धन यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, इसके पश्चात आता है मत्स्य, क्योंकि यह भी कृषि के अंतर्गत आता है। आज हम कृषि से संबंधित बातें करेंगे। कहा गया है कि राज्य के युवाओं को स्वरोजगार एवं जनता को मछली के सुपाच्य होता है, मछली प्रोटीन युक्त होता है, इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में मछली उत्पादन में 2,40,000 मैट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध जो 2,40,000 मैट्रिक टन लक्ष्य जो था उसके विरुद्ध 2021 तक 1,90,425 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ और इसे आगामी वर्ष में 2,65,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे उसे दिखाया गया है और इसमें कहा गया 7,390 स्थानीय मत्स्य उत्पादकों का अनुदान पर मत्स्य स्पॉन आहार फ्राई कैचिंग नेट ये सब की जो है दान किया जाएगा। इसके लिए जो है आपका 1,100 करोड़ मछली बीज उत्पादकों का लक्ष्य रखा गया है। 7,500 स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों के मध्य यह बांटा जाएगा। जलाशयों में मछली मारने के लिए इन सारी बातों को बात किया गया है दोस्तों। लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यांश के सहयोग से राज्य में मछुआरों के प्रगतिशील मत्स्य कृषकों के मत्स्य विक्रेता रंगीन मछली पालकों तथा लघु उद्यमियों को अनुदान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि यह स्वनियोजित आत्मनिर्भर हो सके। केज कल्चर, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आ जाता है दोस्तों, केज कल्चर। केज कल्चर किससे संबंधित है यह पूछा जाता है। केज कल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है और केज कल्चर के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत जलाशयों के नए केजों का अधिष्ठापन कर मछली पालन तथा पुराने केजों का रिमॉडलिंग करते हुए मछली पालन कराया जाएगा। जलाशयों में व्यवस्थापित अथवा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्य इसके लाभुक हो गए और समेकित मत्स्य पालन योजना प्रौद्योगिकी तौर पर मछली सह बतख एवं मछली सह सुकर पालन हेतु आरंभ की जाएगी। इससे लाभार्थी को कम लागत में ही अधिक आय की प्राप्ति हो सकेगी।
इसके पश्चात सहकारिता आता है। तो सहकारिता में क्या है, जो हमारे लैंप्स हैं या पैक्स है या व्यापार मंडल है, इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के लिए 11 लाख से अधिक जो नागरिक है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और किसानों की उत्पादन तथा उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए लैंप्स पैक्स का गठन किया गया है। जिला एवं राज्य स्तर पर इसके संघ एवं महासंघ की संरचना के अभाव में ये प्राथमिक समितियां अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21-22 में कृषि एवं लघु वन उपज के संग्रहण, व्यापार, प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय महासंघ का गठन किया जाएगा। यह प्रस्ताव में शामिल है। अब सिंचाई से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं, तब हमारा यह कृषि खत्म हो जाएगा। तो कृषि में सिंचाई की आवश्यकता एवं महत्व। झारखंड सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के संथाल परगना आदिवासी बहुल दुमका जिले में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, याद रखेंगे, मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन आगामी 21-22 में प्रारंभ किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। और इससे क्या होगा, बहुत बड़े भूभाग को सुनिश्चित तौर पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। वर्ष पूर्व निर्मित जो भी जीर्ण हो गए हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी कि एक्सटेंशन, रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो 12 पुरानी सिंचाई योजनाओं यानी नहरों की है उसकी मरम्मत कराई जाएगी और उसे आगे बढ़ाई जाएगी। राज्य के पठारी भौगोलिक स्थलाकृति के कारण लघु सिंचाई योजनाओं की सार्थकता और उपादेयता को बनाए रखने के लिए 213 आहर तालाब मध्यम सिंचाई योजना में 100 जमींदारी बांधों का जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज जो हमने बजट में जो मुख्य प्रावधान थे उस बारे में बात कर ली और कृषि एवं कृषि के बारे में हमने बात कर ली। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वह है आपका ग्रामीण विकास। नेक्स्ट सेशन जो होगा वह ग्रामीण विकास होगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ग्रामीण विकास में आजीविका संवर्धन, हुनर अभियान, आशा, जोहार परियोजना, प्लास ब्रांड, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मानव दिवस, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जो सामान्य आधारभूत अनुदान है उसके त्रिस्तरीय PRIs, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, क्षमता वर्धन एवं सृजन, उसके बाद संस्थागत संरचना और इस क्षमता की बातें होंगी। स्वास्थ्य के अंतर्गत आपका आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात होगी और जो नए नए कॉलेज बनेंगे उसके खाद्य आपूर्ति, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बारे में बात होगी। नेक्स्ट शहरी विकास के तहत आपका जो शहरी जलापूर्ति योजना, अमृत योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और नमामि गंगे योजना जैसी बातें होंगी। उसके पश्चात कल्याण विभाग में, यानी कि पूरे बजट का अगर समावेशन किया जाएगा दोस्तों तो कम से कम 3 से 4 क्लासेस रहेंगी। तो आप लोग पूरे बजट को ध्यान से देखें क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे और यहाँ से नहीं प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि 100% प्रश्न यहाँ से आते हैं और यह आपको बहुत ही काम का है दोस्तों। तो बजटीय भाषण को आप एकदम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो बजट है उसे पूरा वीडियो को देखना चाहिए और पूरे वीडियो के आधार पर अपना नोट्स भी तैयार करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन यहाँ न रह जाए। धन्यवाद। जोहार।